हाँ तो प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हमारा क्लास 10th में जो मैटर है रासायनिक अभिक्रिया में वो उपचयन और अपचयन है। उपचयन को आरबीएससी में ऑक्सीकरण कहते हैं, जबकि एनसीईआरटी में इसको उपचयन कहा जाता है। अंग्रेजी में कहें तो ऑक्सीडेशन और अपचयन रिडक्शन। इसमें से पिछली बार 3 नंबर का प्रश्न आ चुका है, बड़ा प्रश्न है वो आ चुका है, लेकिन क्या है कि कभी कभी बड़े प्रश्न में उठाकर एक या जो ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न होते हैं उनमें इन्वॉल्व कर देते हैं। लेकिन ध्यान रखें, इनमें एक प्रश्न छुपा हुआ था, रेडॉक्स अभिक्रिया। वो पिछली बार उनका शब्द का जिक्र नहीं था, तो इस बार रेडॉक्स अभिक्रिया के बारे में प्रश्न आकर यह दिया जा सकता है कि इनमें बताइए ऑक्सीकरण हो सकता है या अपचयन है, ये भी इसका पार्ट बनाया जा सकता है। प्रिय मित्रों, शुरुआत करते हैं ऑक्सीकरण और उपचयन की। तो चलिए बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले हम वर्ड लिखते हैं उपचयन, फिर इनके अंतर लिखेंगे और फिर है अपचयन। एक ही वीडियो में आपका पूरा मैटर क्लियर हो जाएगा। तो उपचयन और अपचयन है क्या? तो सबसे पहले प्रिय मित्रों, आपको दो वर्ताकार ऐसे गोले दिमाग में याद रखने हैं। ध्यान रखें, परीक्षा में ऐसे गोले बना के ना आए, आपको अपने मेमोराइज विजुअलाइजेशन के लिए याद रखना है। मान लीजिए मेरे पास में इस प्रकार के दो गोले हैं और ये दो तीर के निशान इसमें आ रहे हैं और दो तीर के निशान बाहर की तरफ जाएंगे, यह ध्यान रखना। तो जब इसमें से बाहर की तरफ आ रहे हैं तो ये तीर के निशान इसमें अंदर आएंगे और इसमें बाहर जाएंगे। तो ये 4 तीर के निशान आपको याद रखने हैं, जो ऑक्सीकरण और उपचयन में 4 अंतर बताएंगे। प्रिय मित्रों, क्या बताएंगे? 4 अंतर बताएंगे। अब कहेंगे कैसे, तो चलिए देखते हैं। इस एक तीर पर प्रिय मित्रों ऑक्सीजन बैठा हुआ है। क्या बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। और इस एक तीर से बाहर निकल रहा है हाइड्रोजन। क्या निकल रहा है? हाइड्रोजन। एक तीर पर बैठा हुआ है प्रिय मित्रों इलेक्ट्रॉन, और एक तीर पर मैं कह सकता हूं ऋण विद्युत तत्व है। ऋण विद्युत तत्व है। तो यह बैठे हुए हैं, इनमें जस्ट उल्टा हो जाएगा। जो इसमें अंदर आ रहा है वो उसमें बाहर आएगा। बस हमें ये 4 फैक्ट याद रखने हैं। ऑक्सीजन, ऋण विद्युत तत्व, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन, यह 4 हैं। और इनमें जब इसमें से बाहर कौन निकलेगा? ऑक्सीजन। यहां पे हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों ऑक्सीजन यहां बाहर हो गया, फिर यहां ऋण विद्युत तत्व है, ऋण विद्युत तत्व है, इधर अंदर आएगा हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन। चलिए, यह आपके उपचयन और ऑक्सीकरण के बारे में बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो गया। ये मेरे पास में है प्रिय मित्रों पदार्थ। क्या है? पदार्थ है। और यह भी ध्यान रखें आप, कोई भी आपके पास में यूनिवर्सल में या ब्रह्मांड में पदार्थ होगा, उसमें 3 प्रकार के अवयवी कण पाए जाते हैं। परमाणु हो सकता है, या अणु हो सकता है, या आयन हो सकता है। कोई भी पदार्थ होगा उसमें 3 ही प्रकार के अवयवी कण होंगे, या तो आयन होंगे, या परमाणु होंगे, या अणु होंगे। तो इस प्रकार हम एक कॉमन फैक्ट का शब्द यूज करेंगे, पदार्थ। अब देखिए परिभाषा कितनी सरल है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन है। किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना उपचयन है। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना उपचयन है। यदि कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उपचयन है। तो ये ध्यान रखें, इन 4 में से यदि कोई एक कंडीशन फॉलो होती है, यदि कोई पदार्थ फॉलो कर लेता है, तो इसका मतलब है 100% उसका क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, उसका ऑक्सीकरण हो रहा है, अर्थात उसका हम कहें ऑक्सीडेशन हो रहा है। जैसे हमें कहे भारत के में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की क्या योग्यता है? तो प्रिय मित्रों 2 योग्यता होती है। कौन कौन सी योग्यता है? सबसे पहले हम जानते हैं वह भारत का नागरिक होना चाहिए, नंबर 1, ये तो नेसेसरी है। दूसरी जो योग्यता है, उन 3 योग्यताओं में से कोई एक योग्यता होनी चाहिए। जैसे नंबर पहली योग्यता, वह
हाईकोर्ट में यानी उच्च न्यायालय में 5 वर्ष तक न्यायाधीश रह चुका हो, नंबर 1। यदि यह योग्यता नहीं है तो दूसरा यह भी कह सकते हैं हाईकोर्ट में वह 10 वर्ष तक वकालत कर चुका हो। मान लीजिए यह भी योग्यता नहीं है तो राष्ट्रपति की नजर में वह विधि यानी कानून का जानकार हो। तो इन 3 में से यदि कोई एक योग्यता प्लस वह भारत का नागरिक है तो वो सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है, यानी उसके लिए क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसी प्रकार इन 4 में से यदि कोई एक गुण उस पदार्थ में मौजूद है उसका उपचयन होता है। अब मैं बात करूं अपचयन की। अपचयन में देखिए किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, ऋण विद्युत तत्व बाहर निकलता है, तो आप इसका उल्टा कर सकते हैं, धन विद्युत तत्व जुड़ता है। हाइड्रोजन ग्रहण करता है, कोई पदार्थ में आके जुड़ता है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो उसका अपचयन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी आप इस कंसेप्ट के नो कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से ये तमाम फैक्ट आप आसानी से समझ गए होंगे। चलिए अब हम इसको अंतर के हिसाब से लिखते हैं, फिर हम इनकी एक परिभाषा बनाएंगे जोड़कर, जो पूरी परिभाषा कंप्लीट जो परिभाषा है जो 11th और 12th क्लास में चलती है साइंस में, वो 10th में भी इनका पूरा आपको निचोड़ मिल जाएगा। अब यहां पर प्रिय मित्रों सबसे पहले हमारे पास में फैक्ट है उपचयन और अपचयन अभिक्रिया। तो सबसे पहले उपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। दूसरा हमारे पास में है प्रिय मित्रों अपचयन अभिक्रिया। अब हम देखते हैं यह अभिक्रिया क्या है। पहले एक हिंट विशेष रूप से सुन ले प्रिय मित्रों, जब भी आप परीक्षा के अंदर कोई फैक्ट लिख रहे हैं तो उनके शॉर्ट टर्म भी अच्छे से लिखें जिससे अच्छे नंबर आए। जैसे आपको इलेक्ट्रॉन शब्द परीक्षा में पूरा नहीं लिखना है। इलेक्ट्रॉन की जगह प्रिय मित्रों आप इस प्रकार से लिख देना। देखिए एक समय की बचत होगी, अच्छे मार्क्स इसकी बजाय इसमें आएंगे, पहला काम ये। दूसरा हम लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया। तो जहां कहीं भी आप रासायनिक अभिक्रिया इतना बड़ा शब्द लिखते हैं रासायनिक अभिक्रिया, इसकी बजाय प्रिय मित्रों आपको रासायनिक अभिक्रिया ये शब्द लिखने हैं, जिससे देखिए खुद देखिए इसमें अच्छा लगता है, इसकी बजाय नंबर इसमें अच्छे आते हैं। इसमें समय आपका सेकंडों में ज्यादा खर्च होता है, तो समय बचाने की कोशिश करें। और भी न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज आपको कौन से शॉर्ट टर्म्स हैं जिसको लिखने से बेटर नंबर आएगा वो आपको समय समय पर बताते रहेगा। अभी हम अपचयन और जो उपचयन है उस अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन और रासायनिक अभिक्रिया बार बार यूज होती है। सबसे पहला हमारे पास में फैक्ट है किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना प्रिय मित्रों क्या कहलाता है? अपचयन कहलाता है। यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होगी ना कि ह्रास। ध्यान रखें, जुड़ने का मतलब है आके कोई बढ़ रहा है, तो हम कहीं किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होना क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है। क्या ऑक्सीजन का ह्रास होता है? नहीं होता है, ऑक्सीजन की वृद्धि होती है। ये दो शब्द को समझे, वृद्धि का मतलब बढ़ना, ह्रास का मतलब कमी होना, डिक्रीज होना। अब हम कहेंगे कैसे। तो प्रिय मित्रों हमारे पास में एक अभिक्रिया है, ये मैग्नीशियम है। ये ऑक्सीजन को मैं उपस्थिति में जला रहा हूं, मैग्नीशियम रिबन को, तो ये मेरे पास में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है और इसका मतलब आपको इसे समझाना है, इसका उपचयन हो रहा है। अब एग्जामिनर के आसानी से समझ में आ जाएगा। यह अभिक्रिया यह बताती है मैग्नीशियम की अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में कराने पर, दहन कराने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड का सफेद चूर्ण बनता है। तो यह एक प्रकार से ऑक्सीकरण है।
अर्थात इस अभिक्रिया में मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में क्या हुआ है, उपचयन हुआ है। ध्यान रखें, किस पदार्थ, आपको कहे क्या ऑक्सीजन का इसमें उपचयन हुआ है, नहीं, किस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है, यहां देखना है कि जिस पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ा है उसका उपचयन होगा। तो प्रिय मित्रों, मैग्नीशियम में यहां पर ऑक्सीजन जुड़ने से मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, तो मैं यहां कहूंगा मैग्नीशियम का मैग्नीशियम ऑक्साइड में उपचयन हुआ है, ना कि मैग्नीशियम ऑक्साइड का मैग्नीशियम में। ठीक है ना, इसको इस प्रकार से समझे। तो नंबर 2, इसमें अपचयन में क्या होगा, इसका उल्टा कर देंगे, किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का बाहर निकलना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना, यानी प्रिय मित्रों त्यागना, बाहर निकलना क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। अब हम कहें कैसे, तो मेरे पास में मान लीजिए ये कॉपर ऑक्साइड है, इसकी अभिक्रिया में H2 से कराता हूं, तो यहां पर प्रिय मित्रों कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया में हाइड्रोजन से कराऊंगा तो ये कॉपर बन जाएगा और H2O यहां हो जाएगा। अब आप बताइए किस में से ऑक्सीजन निकला है, इसका नाम है कॉपर सेकंड ऑक्साइड, इसको कॉपर सेकंड ऑक्साइड भी कहते हैं, और इसको प्रिय मित्रों एक और नाम है इसका क्यूपरस ऑक्साइड। ये नाम आपको इसमें लिखने की जरूरत है नहीं, आपको जनरल जो याद है वो रहने चाहिए। तो मैं यहां पे कह सकता हूं प्रिय मित्रों इसका इसमें क्या हुआ है, अपचयन हुआ है। सीधा सीधा शब्दों में हम इसको आसानी से समझ सकते हैं, इसका क्या हो रहा है, इसमें अपचयन हो रहा है। कॉपर ऑक्साइड की अभिक्रिया हाइड्रोजन से कराने पर, यानी कॉपर ऑक्साइड पर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करने पर कॉपर धातु प्राप्त होती है, अर्थात कॉपर ऑक्साइड का कॉपर में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। यह अभिक्रिया आपको डायरेक्ट एग्जाम में पूछी जा सकती है। चलिए नेक्स्ट दूसरा देखते हैं। नंबर दूसरा है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का बाहर निकलना। तो प्रिय मित्रों जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन त्यागता है वो भी ऑक्सीकरण है। तो सबसे पहले मैं 2 एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं। नंबर 1 एग्जाम्पल है मेरे पास CH3 CH2OH, इसका नाम है एथेनॉल। एथेनॉल में यहां पर जब मैं अभिक्रिया कराता हूं ऑक्सीकारक, जैसे क्षारीय KMnO4 होते हैं वो डाला जाता है, या K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराते हैं, ये अभिक्रिया भी है। तो यहां पर प्रिय मित्रों देखिए CH3CHO बनता है जिसका नाम है एसिड एल्डिहाइड। तो चलिए यहां पर आपने इसमें देखा, यहां पर हाइड्रोजन है कितने प्रिय मित्रों, यहां पर हाइड्रोजन 3 2 5 रेख 6 है, इधर 3 रेख 4 है, तो 2 हाइड्रोजन बाहर निकले हैं। इसका मतलब 100% यह ऑक्सीकरण हुआ है। एथेनॉल को किसी ऑक्सीकारक की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो एसिड एल्डिहाइड बनता है, यह इसका ऑक्सीकरण कहलाता है, उपचयन कहलाता है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है। मान लीजिए यह एग्जाम्पल आपको याद नहीं रहता है प्रिय मित्रों, तो दूसरा एग्जाम्पल में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, इसको जब मैं गर्म करूं तो सल्फर प्लस H2, यहां पर इस H2S का सल्फर में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है। तो देखिए इसका नाम है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस को जब गर्म करते हैं तो सल्फर बनता है, अर्थात H2S में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा है, उपचयन कहलाता है। यह फैक्ट आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट दूसरा इसमें अंतर लिखें, किसी पदार्थ में हाइड्रोजन का
हाइड्रोजन का जुड़ना प्रिय मित्रों अपचयन कहलाता है। वो कैसे होगा? जैसे में सल्फर है, H2 से अभिक्रिया कराऊंगा, H2S बनेगा। इस सल्फर में हाइड्रोजन जुड़ा है तो प्रिय मित्रों इसका अपचयन हो रहा है। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। ये समझना कि सल्फर में हाइड्रोजन आके जुड़ा है तो सल्फर का हाइड्रोजन सल्फाइड में अपचयन हो रहा है। इस प्रकार से ये दो अंतर में उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, किसी चीज को यदि हम समझ के और समझा कर लिखते हैं तो उसमें नंबर अच्छे आते हैं। यह चीज आपको मुझे पता है आती है, लेकिन लिखने का तरीका एक बार अच्छे से सीख लें, जिससे आपके साइंस में जो भी दिक्कत आती है वो आपकी दिक्कत ही आपके लिए बड़ा हथियार बन जाएगी। क्योंकि पढ़ने के साथ साथ हमें अपनी आंसर बुक जो हमारे पास में कॉपी होती है उसमें लिखना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए, दो फैक्ट लिखने के बाद में तीसरा फैक्ट हम लिखते हैं, कौन सा और क्या होता है। तीसरा हमारे पास में फैक्ट है, नंबर तीसरा, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो यहां पर भी यह अपचयन अभिक्रिया उपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है प्रिय मित्रों, तो यहां हम कहेंगे वो कैसे, तो चलिए समझते हैं। मान लीजिए हमारे पास में है मैग्नीशियम और ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है और ये मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएंगे। तो यहां पर हम कह सकते हैं प्रिय मित्रों ये मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे, इसका क्या हुआ? उपचयन हुआ। जैसे दूसरा एग्जांपल में लिखूं, सोडियम होता है, ये प्रिय मित्रों Na+ बनाता है 1 और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। एल्यूमिनियम 3 त्यागेगा क्योंकि इसी में स्टेबल रहते हैं वो। तो जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो इसका मतलब उसका क्या होता है प्रिय मित्रों? उपचयन होता है। मैं उम्मीद करता हूं इसको आप समझ गए होंगे। और आजकल जो वर्तमान परिकल्पना है वो इलेक्ट्रॉन त्यागने और ग्रहण करने पर ही आधारित है, उपचयन और अपचयन। नंबर 3 इसमें हो जाएगा, किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना। तो प्रिय मित्रों किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है तो उसका अपचयन होता है। वो कहेंगे कैसे? तो नंबर हम इसके अंतर्गत कह सकते हैं, जैसे मान लीजिए क्लोरीन है, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो क्लोराइड बनाएगा। तो यहां पर क्या होता है कि क्लोरीन ने क्लोराइड बना लिया, इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया और यहां पे इसका हो गया अपचयन। और यह भी आप ध्यान रखें प्रिय मित्रों, जो तत्व जितने इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तत्व या आयन, उस पर उतना ही ऋणावेश आता जाता है, संख्या बढ़ती है। और जब कोई तत्व जितने इलेक्ट्रॉन देता है उतना ही उस पर धनावेश बढ़ता है, पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। तो यहां पर किसी पदार्थ द्वारा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना यह है। दूसरा हम इसको उल्टा करके यह भी लिख सकते हैं, ये मैग्नीशियम है प्रिय मित्रों +2, यहां पर यह 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है तो यहां पे बन जाएगा Mg। तो देखिए मैग्नीशियम प्लस आयन जब मैग्नीशियम में कन्वर्ट हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन। क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है, क्योंकि यहां +2 थे, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ग्रहण किए तो ये +2 -2 इस पे आ रहे थे, तो -2 और +2 कैंसिल हो गए, मैग्नीशियम बन गया। चौथा अंतर यहां पे हम इसी अभिक्रिया के आधार पे लिख सकते हैं प्रिय मित्रों, जब किसी पदार्थ के धन संयोजकता में वृद्धि व ऋण संयोजकता
में कमी हो, कमी हो, यह माजरा क्या है? देखिए प्रिय मित्रों, धन संयोजकता में वृद्धि, मैग्नीशियम पर 0 आवेश है या मैग्नीशियम पर +2 आवेश आ गया तो हमें पता है 0 से +2 बड़ा है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? धन संयोजकता में वृद्धि हो रही है और ऋण संयोजकता में कमी हो रही है। ऋण संयोजकता में कमी कैसे होगी? तो चलिए हम इसको समझाते हैं। जैसे मेरे पास में क्लोराइड आयन है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लेता है प्रिय मित्रों? जब यह यहां पर यह एक इलेक्ट्रॉन प्रिय मित्रों त्यागता है तो यहां पर बन जाएगा क्लोरीन और यह एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाएगा। तो देखिए यहां ऋण संयोजकता यानी इसका ऋण जो संयोजकता है -1 थी, तो यहां पर -1 से 0 हो गया, तो यहां पर ऋण संयोजकता में क्या हो रही है? कमी हो रही है। -1 और यहां 0, तो ऋणावेश में क्या हो रही है? कमी हो रही है, जबकि इसमें धनावेश में वृद्धि हो रही है, तो यह भी उपचयन कहलाता है। अब यहां पर हम देखें तो चौथा अंतर इसमें लिख दें, इसका उल्टा हो जाएगा प्रिय मित्रों। जब किसी पदार्थ की धन संयोजकता में कमी यानी अपचयन, उपचयन का उल्टा है। चौथा अंतर आ जाएगा, जब किसी पदार्थ की धन संयोजकता में कमी व ऋण संयोजकता में वृद्धि हो, तो प्रिय मित्रों यहां पर ऋण संयोजकता में तो वृद्धि होगी, धन संयोजकता में कमी होगी। जैसे मैग्नीशियम है 2+, ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो मैग्नीशियम बन रहा है। यहां पे देखो +2 से 0 में कन्वर्ट हो गया, तो धन संयोजकता में क्या आई? कमी। दूसरा एग्जाम्पल में लिखूं, क्लोरीन है, ये इलेक्ट्रॉन लेकर क्लोराइड माइनस आयन बना रहा है, तो 0 से -1 में चला गया, ऋण संयोजकता में वृद्धि हो रही है, तो स्पष्ट है इसमें इनका अपचयन हो रहा है। तो यह बात भी आप ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट अंतर हम देखते हैं, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया में क्या अंतर है उसके बारे में जानते हैं। लास्ट जो अंतर है प्रिय मित्रों वो हम कह सकते हैं नंबर 5वां, किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना, ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है? उपचयन कहलाता है। अब हम कहेंगे कैसे, चलिए इसको समझते हैं। प्रिय मित्रों, ऋण विद्युत तत्व वे तत्व होते हैं जिनकी विद्युतनीयता ज्यादा होती है दूसरे तत्व से, यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखते हैं, तो वो ऋण विद्युत तत्व कहलाते हैं। ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले और उस पे माइनस आवेश आ जाए, ऋण विद्युत तत्व हैं। अधातु सामान्यतया ये प्रिय मित्रों क्या होती है, ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं, फिर आप डायरेक्ट इसमें लिख देना। अधातु ये क्या होते हैं? अधातु तत्व होते हैं ऋण विद्युत तत्व। क्लास 10th में यदि हम बात करें तो प्रिय मित्रों आवर्त सारणी में अधातु क्या होते हैं? आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होती है, आवर्त सारणी, इसमें अधातु तत्व दाईं तरफ रखे गए हैं, दाईं तरफ। और ध्यान रखना आवर्त सारणी में जितने भी, जैसे डोबर राइनर है या न्यूलैंड है या मेडलिप है, यानी ये सभी जो होते हैं डोबर राइनर, न्यूलैंड और मेडलिप, तो प्रिय मित्रों इनकी जो आवर्त सारणी है वो परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हैं, परमाणु द्रव्यमान पर आधारित हैं। और जो मोजले हैं प्रिय मित्रों, हेनरी मोजले, इसका पूरा नाम है हेनरी मोजले। इनकी जो आवर्त सारणी है इसको आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं।
आधुनिक आवर्त सारणी, आवर्त सारणी, यह आवर्त सारणी प्रिय मित्रों परमाणु क्रमांक पर आधारित है। परमाणु क्रमांक पर, किस पर आधारित है? परमाणु क्रमांक पर आधारित है। जैसे आप पढ़ते हो डीएनए, तो ये ध्यान रखना थोड़ा सा, डीएनए बेस है तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल होता है, लेकिन इसके हिसाब से हम देखें डोबर आइनर, फिर आए थे न्यूलैंड, फिर एक का मतलब हम कह सकते हैं, एक का मतलब है ये सभी जो होते हैं एटॉमिक मास, अंग्रेजी में परमाणु द्रव्यमान को कहते हैं एटॉमिक मास, और एक है मेडलिप। ये तीनों ने परमाणु जो आवर्त सारणी बनाई वो परमाणु द्रव्यमान पे आधारित थी, जबकि हेनरी मोजले की आधुनिक आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पर आधारित है। अब यहां हम इसका कंसेप्ट इसलिए कर रहे हैं, आवर्त सारणी में दाईं तरफ अधातु आते हैं, बाईं तरफ धातु आते हैं। अधातुओं को ऋण विद्युत तत्व कहा जाता है, जबकि धातुओं को धन विद्युत तत्व कहते हैं, क्योंकि अधातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, जबकि धातुओं की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन देने की होती है। तो अब यहां पर हमारा जो मकसद ये है प्रिय मित्रों कि किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना उपचयन कहलाता है। तो इसको हम एक समीकरण के सहायता से समझाते हैं। मान लीजिए मेरे पास में है मैग्नीशियम, इसकी अभिक्रिया में क्लोरीन से करा रहा हूं। आप साफ समझ गए हैं, ये अधातु तत्व हैं और ये धातु तत्व हैं। जब भी आप किस में कौन सा सहसंयोजक बंद होगा, कौन से में आयनिक बंद होगा, तो आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में जाकर क्लास 10th के प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। प्रिय मित्रों 5 मिनट के अंदर आपको आसानी से समझाया गया है कि किस में क्या होगा। एक सामाजिक विज्ञान में आपको मैप बताया गया है, भारत का मैप और राजस्थान का मैप 100% पर्सन आते हैं। 4 नंबर का मैप आता है। आप अपना समय निकालकर 10 मिनट उस मैप में अच्छे से दीजिए। मैं उम्मीद करता हूं आप कभी भी भविष्य में मैप में कोई गलती नहीं करेंगे। मिलेगा कहां पर? वही सिस्टम है, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज, जैसे कैलाश पारिक यूट्यूब पर डालिए, न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज में जाइए, प्ले लिस्ट में जाइए, प्ले लिस्ट में जाकर आप इनको टटोलिए मैप कहां पर है तो मिल जाएगा। अच्छा वीडियो लगे सब्सक्राइब कीजिए, वरना मत कीजिए, क्योंकि आपको अच्छे मार्क्स से पास होना हमारा मकसद है, सब्सक्राइबर की बजाय। यदि आप वास्तव में ही आपको फिर लगता है सर मेहनत कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लेकिन आपको अच्छा लगना चाहिए, ये आपको खुद को लगना चाहिए हमारा समय खराब नहीं हो रहा है, बल्कि हम समय का सदुपयोग करके बेरोजगारों को चीरते हुए आगे सफलता के शिखर पर पहुंच रहे हैं न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से। तो अब हमारा अभी मकसद रहेगा क्लास 10th का तमाम फैक्ट लाके महत्वपूर्ण प्रश्नों का, जिसमें विज्ञान का भी सीरीज चलेगी फिर, और सामाजिक विज्ञान का जैसे आपको से समय रहेगा उन गैप में मैथ्स के भी हैं, वो महत्वपूर्ण प्रश्न सोल्व कराए जाएंगे, अंग्रेजी के भी कराए जाएंगे। तो चलिए प्रिय मित्रों अभी हम लेते हैं किसी पदार्थ में ऋण विद्युत तत्व का जुड़ना। तो यहां हमारे पास में मिलता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो प्रिय मित्रों यह क्लोरीन क्या है? ऋण विद्युत तत्व है, आप समझ गए, अधातु है, तो यहां हो रहा है उपचयन। यहां ध्यान रखना जिसमें जो पदार्थ आके जुड़ेगा उसका उपचयन होगा मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम क्लोराइड में उपचयन हो रहा है। नंबर 5 हम कह सकते हैं किसी पदार्थ में धन विद्युत तत्व, धन विद्युत तत्व का जुड़ना। तो प्रिय मित्रों किसी पदार्थ में यदि धन विद्युत तत्व जुड़ता है तो उसका अपचयन होता है। तो यहां पर चलिए इसी अभिक्रिया को मैं वापस ले लेता हूं, बनता है मैग्नीशियम क्लोराइड। अब बताओ धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन देने की प्रवृत्ति रखती है, तो धन विद्युत तत्व है, तो बेचारे इस क्लोरीन में मैग्नीशियम आके जुड़ा, तो यहां पे हो गया अपचयन। थोड़ा सा ये समझ लेना किसका अपचयन हो रहा है, किसका उपचयन हो रहा है। जब किसी पदार्थ में कोई धातु आके जुड़ती है तो उसका उपचयन होता है, यदि अधातु आके जुड़ती है उसका अपचयन होता है। ये थोड़ा सा आप कंसेप्ट ध्यान रखना। धातु को धन विद्युत तत्व कहते हैं, यानी जब किसी पदार्थ में धातु आके जुड़ती है तो उसका अपचयन होता है, यदि किसी पदार्थ में अधातु आके जुड़ती है उसका उपचयन होता है, यानी ऑक्सीडेशन होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं अभी आपने ऑक्सीकरण उपचयन में आसानी से अंतर समझ लिया होगा।
अब हम लेके आ रहे हैं रेडॉक्स अभिक्रियाएं, जिसके बारे में पढ़ेंगे। मित्रों, अब हम समझते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। ये तो मान के चलना इस बार छपेगी पक्की। अब कितनी छपेगी ये इस पे डिपेंड है, कम से कम 2 नंबर का छपना तय है। देखिए 2 प्रश्न आपको मैंने पहले ही बता दिए हैं। वियोजन अभिक्रिया 100% छपेगी और उसके प्रकार, और दूसरा यहां पर रेडॉक्स अभिक्रिया। और जो विस्थापन अभिक्रिया है, विस्थापन में से प्रिय मित्रों इस बार या तो वो द्विविस्थापन पूछ सकता है या अवक्षेपण अभिक्रिया के बारे में पूछ सकता है, लेकिन यह पिछली बार उपचयन और अपचयन में से आ चुका है, तो इस बार रेडॉक्स अभिक्रिया है। और 1 नंबर का प्रश्न आ भी सकता है कि किसका उपचयन हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है, तो हमें ये तमाम फैक्ट देखने हैं। अब मैं यहां पे बात करता हूं प्रिय मित्रों रेडॉक्स की। पहले समझते हैं ये माजरा क्या है। रेडॉक्स में प्रिय मित्रों ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। RED का मतलब होता है रिडक्शन। देखिए एक तो होता है रिडक्शन, रिडक्शन का मतलब होता है अपचयन। क्या होता है? अपचयन होता है। और एक होता है प्रिय मित्रों ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है उपचयन। उपचयन ये इस प्रकार से होते हैं, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब प्रिय मित्रों यहां पर हमें यह समझना है, देखिए रिडक्शन का तो RED ले लिया, ऑक्सीडेशन का OX ले लिया, दोनों से मिलके बन गया रेडॉक्स। कितनी सरल अभिक्रिया हो गई। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अपचयन व उपचयन साथ साथ होता है, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब यह प्रश्न RBSC के द्वारा सेकंड ग्रेड में बहुत ही गहनता से पूछा गया था। बताइए किसी अभिक्रिया, कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है, पहले अपचयन होगा या उपचयन होगा? तो विकल्प ए में था अपचयन होगा, बी में था उपचयन होगा, और सी में था ए व बी दोनों, डी था कथन ही गलत है। तो देखिए पढ़ने वालों, नहीं पढ़ने वालों के लिए कथन गलत ही था, वो डी तो ऑप्शन उनके लिए मजे के लिए होते हैं। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं प्रिय मित्रों ये विकल्प क्या है। तो सबसे पहले आप एक थोड़ा सा दिमाग लगाओ। आपको पैसे की जरूरत है, आप किसी के पास पैसे के लिए जाते हैं और अगला को आप वो पैसा दे भी देता है, फिर वो वापस मांगता है, तो आप कहते हैं मेरे पास नहीं है। वो फिर दूसरे व्यक्ति के पास जाता है, कहता है फलाने ने मेरा पैसा खा गया। तो देखिए भाई पहले ये बात बताओ, पैसा खा गया ये बात तो आपकी जायज है, लेकिन आपने पैसे दिए ही क्यों? तो इसका मतलब है आज की दुनिया विश्वास लायक है ही नहीं, तो आपने उस पर विश्वास किया ही क्यों? आपने दिए तभी तो उसने लिए। तो इसका मतलब है पहले देने वाला होगा बाद में लेने वाला होगा। यहां पर विचारों के पास, पदार्थ के पास पैसे कहां से आएंगे? तो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन। बताओ पहले इलेक्ट्रॉन देगा या पदार्थ लेगा? तो पहले देने वाला होगा बाद में लेने वाला। तो प्रिय मित्रों पहले पदार्थ का उपचयन होता है, बाद में अपचयन प्रक्रिया होती है। ध्यान रखना, लेकिन होती है साथ साथ है, पलक झपकते ही होती है। ऐसे विंडो की तरह ये बैठे रहते हैं, ये उपचयन है ये अपचयन है। ये अपने बुलबुले छोड़ता है, इधर से इलेक्ट्रॉन ये इसको ऐसे खा लेता है, ठीक है ना। ये ऐसे इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है, ये खाता जाएगा, जब इसका पेट भर जाएगा तो ये ऐसे टपक गिर जाएंगे। तो समझ गए अभिक्रिया क्या हो जाएगी? बंद हो जाएगी। तो यहां पर हम कह सकते हैं वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन और अपचयन साथ साथ होता है, इस अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। पहले हमेशा उपचयन लिखा जाता है, बाद में अपचयन लिखा जाता है। ये थोड़ा सा आप समझ ले, अपचयन पहले नहीं लिखा जाएगा, उपचयन पहले लिखा जाएगा। तो चलिए, क्योंकि पहले पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, फिर हम कहते हैं हमारी गलती कहां थी परिभाषा के अंदर। तो हम लिखते हैं इस अभिक्रिया में वे रासायनिक अभिक्रिया, वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें उपचयन व अपचयन
अपचयन साथ साथ होता हो, साथ साथ होता हो, अर्थात प्रिय मित्रों हम कह सकते हैं अर्थात जब कोई एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तो उसी समय दूसरा पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, तो इस अभिक्रिया को उपोपचयन या उपचयन या अपचयन या हम कह सकते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यह धीमे शब्दों में इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। अब हम इसको समझते हैं क्या होता है और किस प्रकार से होता है। तो चलिए प्रिय मित्रों इसको समझ लेते हैं एक बार। ये माजरा क्या है? तो वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन व अपचयन क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है, अर्थात एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो उसी समय दूसरा पदार्थ क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा। यानी 10 की घात -8 सेकंड में यह अभिक्रिया होती है जिसे सेक कहते हैं। समय का सबसे छोटा मात्रक सेक होता है जिसका मान 10 की घात -8 इलेक्ट्रॉन होता है। किसी पदार्थ पर जब कोई प्रकाश पड़ता है धातु पर तो 10 की घात -8 सेकंड में ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाते हैं। ये पलक झपकते ही होते हैं, ऐसा नहीं वेट करेगा। एक पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा उसी समय दूसरा तुरंत उसी समय 10 की घात -8 में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा। ये पलक झपकते ही अभिक्रिया होती है जिसे तीव्र अभिक्रिया कहा जाता है। तो यहां पर हम कह रहे हैं इस अभिक्रिया को प्रिय मित्रों उपोपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान रखें लिखने से पहले सबसे पहले उपचयन शब्द लिखना होगा, फिर अपचयन लिखना होगा, तभी अभिक्रिया मानी जाएगी। क्योंकि पहले पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागेगा बाद में पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा और इसे उपोपचयन अभिक्रिया भी कहते हैं यानी रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। अब इस अभिक्रिया में प्रिय मित्रों 2 शब्द आते हैं जिसमें हम वही जिक्र करेंगे। पहले आप अभिक्रिया उतार लें। देखिए ये 2 शब्द आते हैं, एक होते हैं ऑक्सीकारक यानी एक होते हैं प्रिय मित्रों अपचायक, एक होता है ऑक्सीकारक। अब ये है क्या, बिल्कुल एकदम सरल शब्दों में अब हम कहेंगे यहां ऑक्सीजन चले कहां गए। प्रिय मित्रों ध्यान रखना, एक्चुअल में क्या है कि ऑक्सीजन का जुड़ना और बाहर निकलना आज से 50 साल पहले चलता था। उस समय साइंस की ज्यादा लोगों को डिस्कवर खोज नहीं हुई थी, लेकिन जैसे ही इलेक्ट्रॉन की खोज हो गई तो पूरी की पूरी केमिस्ट्री इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड हो गई। देखिए पहले परमाणु द्रव्यमान पे चल रहा था, फिर आवर्त सारणी परमाणु क्रमांक पे आई और हमें पता है परमाणु क्रमांक का संबंध इलेक्ट्रॉन से होता है, तो इसीलिए यह भी अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन पे। वर्तमान में ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया किस पर आधारित है, इलेक्ट्रॉन के ग्रहण करने और ना करने यानी इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने और त्यागने पर आधारित है। यह ध्यान रखें, इलेक्ट्रॉन के त्यागने और ग्रहण करने पर, इलेक्ट्रॉन संकल्पना जिसे कहा जाता है इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर आधारित है। अब मैं कहूं अपचायक और ऑक्सीकारक क्या होते हैं, यह भी डायरेक्ट प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रिय मित्रों बहुत इजी है। देखिए अप का मतलब होता है ऊपर, अप का मतलब ऊपर, ऊपर कौन जाएगा, इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हल्का होता है जिस पर आवेश का मान -1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम होता है। यदि ब्रह्मांड में किसी भी तत्व पर सबसे कम आवेश है वो है इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान बहुत कम होता है। तो अपचायक में
इसमें प्रिय मित्रों उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा। यानी जब कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो उसे अपचायिक कहते हैं। वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब कहें सर मान लो ये भूल जाए कौन त्यागा कौन ग्रहण किया, तब क्या करेंगे? तो प्रिय मित्रों देखिए, दोनों तरफ आप शब्द लिखना अपचायिक और ऑक्सीकारक। इनका पहला वर्ड लेना, बताइए ए पहले आया है या ओ पहले आया है? आप कहेंगे इतनी हिंदी तो हमें ही आती है, ए पहले आएगा ओ बाद में आएगा। बिल्कुल सही है प्रिय मित्रों, जब आपको हिंदी अच्छे से आती है, वर्ड आप पकड़ लेते हैं तो आप हिंदुस्तान के अच्छे नागरिक हैं। तो इसका मतलब यह समझना, जब आप तन मन धन से अपने राष्ट्र के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं तो कोई भी असफलता आपको नहीं रोक सकती, क्योंकि न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आप जय हिंद और वंदे मातरम कमेंट में जरूर लिखेंगे, क्योंकि सच्चे हिंदुस्तानियों की यही पहचान होती है। तो चलिए यहां पर हम देखते हैं ए पहले आया है और आ बाद में आया है। तो यहां पर प्रिय मित्रों अपचायिक पहले लिखना और ऑक्सीकारक इधर लिख देना। अब करेगा क्या? शुरुआत इधर से होगी, ये घोचा इसके करेगा तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इस पे बैठा रहेगा। तो अब आप समझ गए हैं, ये पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्याग रहा है, ये ग्रहण कर रहा है, यही ऑक्सीकारक और अपचायिक पदार्थ कहलाते हैं। तो समझ गए प्रिय मित्रों क्या है। अब देखिए यहां पर हम कह रहे हैं जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो क्या कहलाता है? उसका होता है उपचयन। क्या होता है? उपचयन। जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसका प्रिय मित्रों क्या होता है? अपचयन होता है। यह भी आप समझ गए होंगे। तो हम कहेंगे रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का उपचयन होता है, अर्थात जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन त्यागता है वो अपचायिक कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है जिसका अपचयन होता है वो ऑक्सीकारक कहलाता है। ये आप समझ गए होंगे। अब हम कहें देखते हैं कैसे समझे। तो प्रिय मित्रों क्लास 10th में एक तो कार्बन अपचायिक रहेगा, एक जो धातु है प्रिय मित्रों धातु भी क्या होगी? अपचायिक होगी। यह अब आपको कहीं कोई दो अपचायिक का नाम लिखो, आप सक्रियता श्रेणी आपको आती है। लिथियम सबसे प्रबलतम अपचायिक है, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, यहां पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। तो अगला कहेगा प्रिय मित्रों ध्यान रखना, हाइड्रोजन से जो ऊपर धातु आती है उनको ही आप वरीयता देना, बेस्ट अपचायिक होती है। धीरे धीरे जाने पर इनमें अपचायिक के गुण कम होते जाते हैं। तो तमाम धातुएं हम कह सकते हैं जो सिंगल अवस्था में आनी चाहिए, किसी लवण के साथ में नहीं होनी चाहिए, वो अपचायिक की भूमिका निभाती है। अगला कहेगा बस यार रुक जा बहुत हैं। तो मैं कहूं कि उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। अब चलिए प्रिय मित्रों ऑक्सीकारक क्या है, यानी वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो यहां पर एक और देखिए, ऑक्सीकारक यानी दूसरे पदार्थ का यानी क्या करेंगे? ये पदार्थ दूसरे पदार्थों को प्रिय मित्रों ऑक्सीजन देने वाले होंगे। तो हम कहें अपचयन क्या होता है? एक तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, एक ऑक्सीजन ग्रहण कर लेता है। किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का जो क्या होता है प्रिय मित्रों, यहां पर हम कहें कि ऑक्सीजन क्या कर लेता है? त्याग देता है। यानी किसी पदार्थ से ऑक्सीजन बाहर निकलता है, वे पदार्थ जो ऑक्सीजन देते हैं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं उनका अपचयन होता है, तो वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। ये क्या करते हैं प्रिय मित्रों, या मान लीजिए कोई पदार्थ है, ये इसको ऑक्सीजन देंगे और ऑक्सीजन देने से क्या होगा प्रिय मित्रों, ये इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। ये पदार्थ दूसरे पदार्थों का उपचयन कर देते हैं और स्वयं का अपचयन हो जाता है। ऐसे पदार्थ जो दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं वे पदार्थ ऑक्सीकारक कहलाते हैं। अब हम कहीं ऑक्सीजन देने की क्षमता, तो उनके पास में अपनी सामर्थ्य से एक ऑक्सीजन अधिक होनी चाहिए, तभी ऑक्सीकारक पदार्थ होंगे। कौन कौन से होते हैं प्रिय मित्रों ऑक्सीकारक पदार्थ? तो यहां पर मैं कह सकता हूं ऑक्सीकारक पदार्थ FeSO4 होते हैं, CuSO4 होते हैं, ZnSO4 होते हैं, ZnO भी ऑक्सीकारक होता है
और यहां पर हम बात करें ऑक्सीकारक के बारे में, H2SO4 भी होता है, HNO3 भी होता है, K2Cr2O7 भी होता है, KMNO4 भी होता है। परीक्षा में आपका काम ये निकाल देंगे, ठीक है ना। और यह भी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन यहां से आपके इस पाठ में से इनमें से पकड़ लेना, कोई है वो ऑक्सीकारक है और इनमें से यहां पर कोई धातु आ गई, कार्बन आ गया, वो अपचायिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब मैं इनकी परिभाषा लिख रहा हूं, क्या होते हैं अपचायिक पदार्थ और क्या होते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ। पहले किसी चीज को समझ के लिखते हैं तो एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होता है। और ध्यान रखना प्रिय मित्रों, जितनी भी द्विविस्थापन अभिक्रिया यानी रासायनिक अभिक्रिया, जितनी भी पूर्ण रासायनिक अभिक्रिया है, लगभग 90% ऑक्सीकरण अपचयन का उदाहरण मानी जाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। लेकिन क्लास 10th के अनुसार ध्यान रखना, जो भी विस्थापन अभिक्रिया है वो आपकी रेडॉक्स अभिक्रिया है। एक तीर से दो शिकार करना सीखें। तो चलिए सबसे पहले हम लिखते हैं प्रिय मित्रों अपचायिक पदार्थ। अपचायक पदार्थ, अपचायिक पदार्थ आप समझ गए हैं क्या होगा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं, अर्थात जिनका उपचयन होता है, उपचयन होता है, जिनका क्या होगा प्रिय मित्रों उपचयन होगा, अपचायिक पदार्थ कहलाएंगे। फिर हम कह सकते हैं यह दूसरे पदार्थ का अपचयन करके स्वयं उपचयित हो जाते हैं, यानी दूसरे पदार्थों का अपचयन करने वाले पदार्थ अपचायिक पदार्थ कहलाते हैं। उदाहरण में मैं लिख सकता हूं प्रिय मित्रों कार्बन, फिर मैं लिख सकता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, जिंक, Fe और यहां पर ETC, यानी जितनी भी धातु हैं वो अपचायिक होती है। कार्बन और हाइड्रोजन गैस भी जब पैलेडियम या निकिल उत्प्रेरक के साथ में प्रयुक्त की जाती है वो भी अपचायिक होती है। तो यहां हमारा फैक्ट क्या हो जाता है, ये हो जाता है। चलिए अब हम देखते हैं प्रिय मित्रों ऑक्सीकारक पदार्थ के बारे में, बहुत ही इजी है। तो अपचायिक पदार्थ आप समझ गए होंगे इतनी माथाफोड़ी करने के बाद, तो मैं उम्मीद करता हूं आप आसानी से समझ गए हैं। घबराइए नहीं, जब आप आगे साइंस लेंगे तो न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज भी 11th की केमिस्ट्री और 12th की केमिस्ट्री भी जल्द स्टार्ट करेगा, जिससे केमिस्ट्री के साथ साथ प्रिय मित्रों आपको बायोलॉजी और फिजिक्स के भी मैटर समय समय पर कंसेप्ट वाइज मिलते रहेंगे। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या आगे ऑक्सीकारक है। ऑक्सीकारक पदार्थ। तो प्रिय मित्रों ऑक्सीकारक पदार्थ क्या है। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, अर्थात जिनका अपचयन होता है, तो ये पदार्थ क्या हो गए, ऑक्सीकारक पदार्थ हो गए। दूसरा हम कह सकते हैं ये पदार्थ दूसरे पदार्थ का उपचयन करके स्वयं अपचयित हो जाते हैं। स्वयं प्रिय मित्रों क्या हो जाते हैं,
यानी ऑक्सीकारक पदार्थ, ये पदार्थ दूसरे पदार्थों का ऑक्सीकरण कर देते हैं और स्वयं अपचयित हो जाते हैं। उदाहरण में हम लिखें प्रिय मित्रों, धातुओं का जो भी लवण होता है वो, जैसे FeSO4, CuSO4 लवण का विलयन, FeSO4, CuSO4, ZnSO4, जिंक ऑक्साइड प्लस Cr K2Cr2O7, KMnO4, H2O2 और O3 ETC, ये हमारे पास ऑक्सीकारक हैं। ध्यान रखें, ओजोन पे प्रश्न आ सकता है, ओजोन के काम बताइए। ओजोन एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, नंबर एक बात, क्योंकि यह विरंजन का गुण रखता है, रंगीन पदार्थों को रंगीन बना देता है नवजात ऑक्सीजन के कारण। दूसरा, ओजोन पदार्थ प्रिय मित्रों, ओजोन जो होती है वो पेयजल में जो कीटाणु होते हैं उनको नष्ट करने के लिए काम में आता है। ओजोन जो होती है वो समताप मंडल में पाई जाती है, सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित भी करती है, ये ओजोन है। तो इस प्रकार यह हमारे पास में हो गए। अब हम प्रिय मित्रों इनकी रासायनिक अभिक्रिया देखते हैं, जिनमें देखते ही आप समझ जाएंगे किसका ऑक्सीकरण हो रहा है, किसका अपचयन हो रहा है। तो चलिए, हेडिंग हमारे पास में है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया नंबर ए है ZnO प्लस कार्बन, यहां पर बन रहा है CO प्लस बन रहा है Zn। अभी मैंने एग्जाम्पल आपको बताया था, हम वही एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बुक्स के अंदर हैं और बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो प्रिय मित्रों, ऑक्सीकारक सामान्यतया क्लास 10th में वो होंगे जिनमें ऑक्सीजन होगी, वो ऑक्सीकारक हैं। जिनमें नहीं है, यानी दूसरे पदार्थ को ऑक्सीजन देने की क्षमता रखते हैं, तो वही देंगे जिनके पास ऑक्सीजन होगी, नाम ही ऑक्सीकारक हैं। तो यहां देखते ही आपने पकड़ लिया, इसके पास ऑक्सीजन है, इसके पास नहीं है। इधर वाले को देखना है, इधर वाले को नहीं देखना है, क्योंकि क्रियाकारक अभिक्रिया करेंगे। तो प्रिय मित्रों, अभी एक बार समझते हैं, ये मेरे पास में है ऑक्सीकारक, ऑक्सीकारक, और मैंने आपको बताया जब कोई एलिमेंट अकेला हो, रासायनिक विस्थापन अभिक्रिया में सिंगल हो, लवण के साथ में नहीं हो या यौगिक के साथ में नहीं हो, वो हमेशा अपचायिक होगा। तो यहां पर ये कार्बन है, जैसे आपको कहे AB+C, बताओ ये क्या है, आप बिना कहीं कह देना ये अपचायक हैं, और ये क्या है, ऑक्सीकारक हैं। तो यहां पर ये समझ जाना, जैसे मान लीजिए मैं दे रहा हूं ZnSO4 प्लस एल्यूमिनियम, तो देखो ये सिंगल है, ये अपचायिक है, और ये आपके पास ऑक्सीकारक हो जाएगा। तो आप समझ गए हैं प्रिय मित्रों, इस प्रकार से आप पेपर में प्रश्न देखते ही तुरंत आप सोल्व कर देते हैं। तो चलिए, ये हमारे पास में प्रिय मित्रों क्या हो गया, ये अपचायिक हो गया। क्या हो गया, अपचायक। अब यहां पे हम देखते हैं ऑक्सीकारक पदार्थ का हमेशा क्या होता है, अपचयन होता है। तो यहां पे इसका हो रहा है अपचयन, इसका हो रहा है। अपचायिक पदार्थ हमेशा होते हैं जिसका उपचयन होता है। अभी हमने कहा था वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन होता है वो अपचायिक कहलाते हैं, वे पदार्थ जिनका रासायनिक अभिक्रिया में अपचयन होता है ऑक्सीकारक पदार्थ कहलाते हैं। तो इस अभिक्रिया में हम कह सकते हैं, इस अभिक्रिया में ZnO का Zn में अपचयन हो रहा है, अतः ZnO ऑक्सीकारक हैं। और इस अभिक्रिया में कार्बन का CO में क्या हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अतः कार्बन क्या है, अपचायिक है। तो मैं उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अब इस अभिक्रिया को हम लिखते हैं और यही रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो चलिए यहां पर हम इस अभिक्रिया को लिखते हैं, ZnO प्लस कार्बन, यहां पे बनेगा CO प्लस Zn। प्रिय मित्रों, इसका नाम है जिंक ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड। इसका नाम है कार्बन, यह है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और यह है जिंक। अब देखिए, इसका इसमें हो रहा है उपचयन,
और यहां पर इसका इसमें हो रहा है अपचयन। अपचयन। तो प्रिय मित्रों आप समझ गए होंगे, इस अभिक्रिया में हम लिख सकते हैं, चलिए लिखेंगे क्या, एकदम सरल लाइन है। इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में कार्बन का CO में उपचयन हो रहा है, उपचयन हो रहा है, अतः कार्बन अपचायक है, अपचायक हैं। जबकि जेडनो का प्रिय मित्रों क्या हो रहा है, जेडन में अपचयन हो रहा है, अपचयन हो रहा है, अतः ZnO ओक्सीकारक हैं, ओक्सीकारक हैं। फिर हम लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया में ओक्सीकरण व अपचयन साथ साथ होने से यह एक रेडॉक्स अभिक्रिया है, रेडॉक्स अभिक्रिया है। यह ध्यान रखें, इस प्रकार फैक्ट लिखने से ही आपके पूरे नंबर आएंगे। चलिए, यानी इस प्रश्न में आप अच्छे नंबर ला सकते हैं। दूसरा उदाहरण मैं आपको समझा रहा हूं, फिर हम प्रिय मित्रों यही फैक्ट हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, और ये लाइनें सभी अभिक्रिया में, रेडॉक्स अभिक्रिया में आपको लिखनी है। जैसे मैं यहां लिख रहा हूं प्रिय मित्रों CuSO4 प्लस में लिख रहा हूं Zn, विस्थापन अभिक्रिया हो गई, बनता है ZnSO4 प्लस बनता है कॉपर। अब मैंने पहले ही कहा कार्बन के अलावा जितनी भी धातुएं हैं वो अपचायिक होगी, आपने यह छांट लिया, Zn अपचायिक है, CuSO4 ओक्सीकारक हैं। तो इसका मतलब प्रिय मित्रों इसका हो रहा है उपचयन, आप बिना देखे ही तुरंत बता देते हैं, इसका हो रहा है इसमें अपचयन, अपचयन। तो यहां पर हम कह सकते हैं, इस अभिक्रिया में आप लिख लें, इस अभिक्रिया में Zn का ZnSO4 में उपचयन हो रहा है, अतः Zn अपचायिक है, जबकि CuSO4 का कॉपर में अपचयन हो रहा है, अतः CuSO4 क्या है, ओक्सीकारक हैं। अपचयन व उपचयन इस अभिक्रिया में साथ साथ होने से यह एक प्रकार से रेडॉक्स अभिक्रिया है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में, गृह अभ्यास होमवर्क के रूप में एक रिएक्शन दे रहा हूं, जिसको आप अच्छे से सोल्व करना। मैं उम्मीद करता हूं इसमें आप ओक्सीकारक अपचायिक पदार्थ कमेंट में जरूर लिखेंगे, जिससे मुझे लगेगा आपके यह अभिक्रिया आसानी से समझ में आ गई है। अगले वीडियो में नया और पॉइंट महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आएंगे। तो अभिक्रिया इस प्रकार से है प्रिय मित्रों, यहां पर अभिक्रिया ये है FeSO4 प्लस, यहां पे हमारे पास में दिया हुआ है FeSO4 प्लस Zn, और यहां पे है ZnSO4 प्लस Fe। आपको यहां पे बताना है ओक्सीकारक व अपचायक पदार्थ कौन से हैं, अपचायक पदार्थ। अब मैं उम्मीद करता हूं आप इस अभिक्रिया को आसानी से समझ गए होंगे। जैसे एक अभिक्रिया ये है आपके पास 6, ये हो गए 4। तो इस अभिक्रिया में भी आपको बताना है ओक्सीकारक और अपचायक कौन सा है। मेरे बताए अनुसार आप यदि ट्रिक पकड़ लेते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं आप इस रेडॉक्स अभिक्रिया में से कोई भी प्रश्न गलत नहीं करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।